तुम्हें एक ऐसा कन्वीनियंस स्टोर मिला जो असली दुनिया और प्रलय की दुनिया के बीच आजादी से आ जा सकता था। तुम्हें लगा था कि अनगिनत ज़ॉम्बी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस स्टोर के पास पूरी तरह सुरक्षित रहने की शक्ति थी। इसलिए तुमने सस्ते इंस्टेंट नूडल्स, बोतल बंद पानी और हैम सॉसेज को बहुत ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इस खतरनाक प्रलयग्रस्त बंजर दुनिया में तुम अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने वाले थे। इस समय तुम हाथ में गर्म फोन पकड़े हुए थे और अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज सुन रहे थे। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ग्रेजुएशन को इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारे पास अब तक कोई बचत नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार तुम्हारी गरीबी से तंग आ चुकी थी और अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के वांग हाओ के पास चली गई। कॉल खत्म होने के बाद तुम स्टूल पर बैठे रह गए, पूरी तरह टूटे हुए। पिछले कुछ सालों में अपने माता पिता के इलाज के लिए तुमने 3,50,000 युआन का कर्ज लिया था। आखिर में तुम्हारे माता पिता फिर भी इस दुनिया से चले गए और तुम अब तक वो पैसा नहीं चुका पाए थे। तुम्हारे पास बस एक छोटी सी किसी तरह चल रही कन्वीनियंस स्टोर बची थी। लेकिन तभी अचानक सब कुछ घूमने लगा। चारों तरफ देखने पर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम प्रलय की दुनिया में पहुंच चुके हो। खिड़की के बाहर तुम्हें ज़ॉम्बियों का झुंड दिखाई दिया। जो कन्वीनियंस स्टोर अचानक वहां प्रकट हुई थी, ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ खिंचे चले आए थे। अगले ही पल वे सब पागलों की तरह तुम्हारी ओर दौड़ पड़े। तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जिस कांच के टूटने की आवाज तुमने सोची थी वो कभी नहीं आई। जो दरवाजा सामान्य दिनों में हल्के धक्के से टूट जाता, अब जरा भी नहीं हिला। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक चमकती स्क्रीन उभर आई। वर्तमान दुनिया, प्रलय योग, स्टोर की स्थिति, पूर्ण सुरक्षा, डायमेंशनल यात्रा दोबारा 12 घंटे बाद इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर तुम यहाँ 12 घंटे तक टिके रहे तो वापस अपनी असली दुनिया में लौट सकते हो। तुमने बाहर खड़े राक्षसों की तरफ देखा और झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेर लिया। दुकान मुश्किल से 20 वर्ग मीटर की थी और हर तरह के सामान से भरी हुई थी। ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स, बोतल बंद पानी, हैम सॉसेज, ब्रेड और बिस्किट। असली दुनिया में इन सब की कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। लेकिन यहाँ अचानक तुम्हारे मन में एक विचार उभरा। इस प्रलय की दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना या हीरे नहीं, बल्कि साफ खाना और पीने का पानी है। तुम जल्दी से शेल्फ की तरफ बढ़े और सबसे साधारण पानी की बोतल उठा ली। असली दुनिया में ये बोतल सिर्फ 2 युआन में बिकती थी, लेकिन ज़ॉम्बियों से भरी इस दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपने 3,50,000 युआन के कर्ज की याद आई और फोन पर झांग चियन के वो शब्द भी याद आए। चलो अलग हो जाते हैं। तुमने पानी की बोतल खोली और लंबा घूंट भर लिया। अब तुम्हें इन 12 घंटों का इस्तेमाल करके अपनी पहली कमाई करनी थी। तुम तो ये तक सोचने लगे थे कि एक बोतल पानी के बदले 1 ग्राम सोना लेना शायद बहुत कम होगा। एक बोतल पानी के बदले 10 ग्राम सोना, एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के बदले 100 ग्राम सोना। तुमने खुद को जबरदस्ती शांत किया। अभी सबसे जरूरी चीज ग्राहक। दरवाजे के बाहर दर्जन भर से ज्यादा ज़ॉम्बी खड़े थे। ऐसे में कौन सा जीवित इंसान यहाँ आने की हिम्मत करता? लेकिन सिर्फ 12 घंटे बैठकर इंतजार करना तुम्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। तुम्हारी नजर ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स पर जा टिकी और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक योजना बन गई। जंग और सड़न से भरी इस दुनिया में एक खुशबूदार इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे से ज्यादा लुभावनी चीज और क्या हो सकती थी? तुमने प्लग लगाया और स्विच दबा दी। केतली उबलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कन्वीनियंस स्टोर में अब भी बिजली मौजूद थी। लग रहा था कि सिस्टम से जुड़ी ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थी, मानो अपनी ही एक स्वतंत्र दुनिया हो। पानी जल्दी ही उबल गया। गाढ़ी और लाजवाब खुशबू पल भर में पूरी दुकान में फैल गई, यहाँ तक कि तुम भी खुद को लार निगलने से रोक नहीं पाए। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। इतनी लुभावनी खुशबू को बाहर सही तरीके से कैसे भेजा जाए? आखिर तुम दरवाजा तो खोल नहीं सकते थे। तुमने पूरी दुकान में नजर दौड़ाई। आखिरकार तुम्हारी निगाह एग्जॉस्ट हुड पर जा टिकी। वही गहरी खुशबू उस छोटे से रास्ते से बाहर निकलकर उस मौत जैसी खामोश दुनिया में फैलने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बाहर अब भी कब्र जैसी खामोशी छाई हुई थी। तभी जब तुम्हारा सब्र टूटने ही वाला था, अचानक आग की एक लपट उन दर्जन भर ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ी। तुमने सतर्क होकर खिड़की से बाहर देखा। वो एक औरत थी। उसकी नजर इस दुकान पर घूमी जो आसपास के खंडहरों के बीच बेहद अजीब लग रही थी। दिलचस्प, ऐसी नरक जैसी जगह में भी किसी ने दुकान खोल रखी है। वो सीधे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य कांच की दीवार से टकरा गई। तुम भी जागृत हो चुके हो? क्या ये तुम्हारी शक्ति है? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं नाइटिंगेल हूँ, श्याओगो। इसकी कीमत क्या है? सोना। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा जमाना है? अब भी कौन इतनी बेकार चीज इस्तेमाल करता है? यहाँ मैं सिर्फ सोना लेता हूँ। उसका दबंग रवैया देखकर नाइटिंगेल ने हाथ उठाया और सीधे गोली चला दी। आग की एक लपट सीधी तुम्हारे चेहरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उस सुरक्षा कवच से टकराई, तुरंत गायब हो गई। अब क्या हम बिजनेस की बात कर सकते हैं? ठीक है बॉस गुओ, इस कप इंस्टेंट नूडल्स की कितनी कीमत है? ज्यादा नहीं, 100 ग्राम सोना। क्यों ना सीधे मुझे लूट ही लो। भले ही इस समय सोने की कीमत कबाड़ जैसी हो गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह पड़ा मिलता है। तुम्हें खरीदना जरूरी नहीं है। इतना कहकर तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय तुम आराम से अपने बनाए हुए नूडल्स खाने लगे। तुम्हारे नूडल्स सुड़कने की आवाज खास तौर पर चुभ रही थी। नाइटिंगेल ने अनजाने में लार निगल ली। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने गर्म खाना कब खाया था। आमतौर पर वो डिब्बा बंद खाना और एनर्जी बार खाकर गुजारा करती थी, लेकिन वो चीजें सिर्फ उसे जिंदा रखती थीं, खाने का असली आनंद नहीं देती थीं। उसी समय उसके पेट से हल्की सी आवाज निकली। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस माहौल में वो
किसी गरजते हुए बादल जैसी साफ सुनाई दी। नाइटिंगेल का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। तुमने ऐसे दिखाया मानो तुमने कुछ सुना ही नहीं और आराम से अपने इंस्टेंट नूडल्स का मजा लेते रहे। मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है, क्या मैं बाद में भुगतान कर सकती हूँ? यहाँ उधार नहीं चलता। तुम यहाँ कोई दान पुण्य करने नहीं आए थे, और वैसे भी 12 घंटे से कम समय में तुम्हें वापस लौटना था। कौन जानता था कि नाइटिंगेल समय पर सोना ला भी पाएगी या नहीं। आखिरकार तुमने नूडल्स का आखिरी कौर खत्म किया और संतुष्टि भरी डकार ली। फिर तुमने आराम से शेल्फ से एक सॉसेज उठाई और उंगलियों से हल्का सा उछाल दिया। वो हवा में खूबसूरत चाप बनाती हुई बाहर गई, मानो तुम सड़क किनारे किसी आवारा बिल्ली को खाना खिला रहे हो। नाइटिंगेल का शरीर तुरंत बन गया। ये सीधा सीधा अपमान था, लेकिन उसकी समझ उसे यही कह रही थी कि उसे तुरंत वो सॉसेज उठाकर खा लेनी चाहिए। मानो समय वहीं थम गया हो। आखिरकार 2.5 सेकंड बाद भूख ने आत्मसम्मान को हरा दिया। सिर्फ 3 कौर में ही सॉसेज पूरी तरह खत्म हो गई। ये मेरी तरफ से ईमानदारी दिखाने के लिए था। 1 कटोरा नूडल्स के बदले 100 ग्राम सोना, बिल्कुल सही कीमत, कोई धोखा नहीं। मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने वो 2 शब्द छोड़े और मुड़कर चली गई। उसकी ताकत को देखते हुए जब तक उसे कोई सर्वाइवर कैंप या प्रलय से पहले का कोई बैंक वॉल्ट मिल जाता, 100 ग्राम सोना जुटाना मुश्किल नहीं था। लेकिन तभी तुमने उसे फिर आवाज दी, रुको। तुमने आराम से कोला का एक कैन बाहर निकाला, वो मशहूर कोला जो प्रलय से पहले हर जगह आसानी से मिल जाया करती थी। लेकिन अब उसकी कीमत किसी महंगी शराब से भी ज्यादा थी। इसकी कीमत 50 ग्राम सोना प्रति कैन है। नाइटिंगेल के जवाब देने से पहले ही तुमने मसालेदार स्ट्रिप्स का एक और पैकेट फाड़ दिया। ये थोड़ा सस्ता है, सिर्फ 30 ग्राम सोना, बर्फ जैसी ठंडी कोला, मसालेदार स्ट्रिप्स और गर्म इंस्टेंट नूडल्स। प्रलय से पहले ये तीनों चीजें बस सबसे सस्ता कॉम्बो हुआ करती थी, लेकिन अब ये किसी अनमोल खजाने से कम नहीं लग रही थीं। नाइटिंगेल ने अपने दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उनसे चरमराने की आवाज आने लगी। उम्मीद है तुम्हारे पास काफी स्टॉक होगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। वो सोना लेने जा रही थी अभी इसी वक्त। इस समय डायमेंशनल यात्रा दोबारा इस्तेमाल होने में अभी 10.5 घंटे बाकी थे। तुमने अपना सामान जांचना शुरू किया। मास्टर कॉन्ग नूडल्स, नोंगफू स्प्रिंग पानी की 10 पेटियां, मसालेदार स्ट्रिप्स के 15 पैकेट और ढेर सारी सॉसेज। तुम्हें कोने में 5 अंडे भी मिल गए। तभी तुम्हारे दिमाग में एक नया विचार आया। करीब 1 घंटे बाद बाहर दरवाजे से जोरदार धमाके की आवाज आई। नाइटिंगेल वापस आ चुकी थी। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक काला बैग था। 200 ग्राम सोना, कम नहीं, शायद इससे भी ज्यादा। क्या इस वस्तु को एक तरफा सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए? तुमने चुपचाप अनुमति दे दी। अगले ही पल वो काला बैग किसी अदृश्य हाथ से उठकर धीरे से तुम्हारे पैरों के पास आ गिरा। नाइटिंगेल की आंखें फिर से हैरानी से सिकुड़ गईं। ये आदमी उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। सामान जांचने के बाद तुमने ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, बर्फ जैसी ठंडी कोला और मसालेदार स्ट्रिप्स बाहर निकाले। फिर नाइटिंगेल के सामने ही तुमने एक और केतली में पानी उबालना शुरू कर दिया। आखिर में भाप उड़ाते इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा हाथ में लेकर तुम दरवाजे तक चले गए। ठीक जब नाइटिंगेल को लगा कि तुम खाना उसे देने वाले हो, तभी तुम अचानक रुक गए। तुमने जेब से एक अंडा निकाला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस, क्या अंडा भी जोड़ना चाहोगी? उसकी कीमत कितनी है? एक अंडे के बदले 50 ग्राम सोना। 50 ग्राम सोना? क्यों ना सीधे मुझे लूट ही लो। तुम्हें खरीदना जरूरी नहीं है। इस दुकान के अंडे सिर्फ किस्मत वालों को ही बेचे जाते हैं। इतना कहकर तुम अंडा वापस बैग में रखने ही वाले थे। रुको। एक शक्तिशाली फ्लेम अवेकनर होने के नाते नाइटिंगेल हमेशा वही इंसान रही थी जिसके सामने बाकी लोग झुकते थे, लेकिन आज उसे बार बार दीवार से टकराने जैसा एहसास हो रहा था। मुझे नहीं चाहिए, ये शब्द उसके गले में ही अटक गए और बाहर नहीं निकल पाए। उसने अपनी कमर पर बंधी छोटी चमड़े की थैली में हाथ डाला और कुछ टटोलने लगी। कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक क्रिस्टल उसकी हथेली में शांत पड़ा था। अभी मेरे पास और सोना नहीं है, मैं इसके बदले तुम्हारा अंडा ले लूंगी। तुमने भौं उठाई। मन ही मन सोचा, ये आखिर चीज क्या है? तुम उसे मना करने ही वाले थे कि तभी एक चमकती स्क्रीन सामने उभर आई। उच्च ऊर्जा वस्तु का पता चला, निम्न स्तर का ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर। इस सौदे को तुरंत पूरा करने की जोरदार सलाह दी जाती है। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अब तक पूरी तरह से गलत समझ रहे थे। बिल्कुल गलत। तुम इतने समय से सिर्फ अपने 3,50,000 के कर्ज को चुकाने का तरीका सोच रहे थे, जबकि असल में इस कन्वीनियंस स्टोर की दिलचस्पी इन क्रिस्टल कोर्स में थी। एक पल में सारी बातें तुम्हारे दिमाग में साफ हो गईं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब भी हल्की घृणा दिखाई दे रही थी। ये घटिया पत्थर आखिर है क्या? देखने में तो बेहद गंदा लग रहा है। ये ज़ॉम्बी के दिमाग से निकला क्रिस्टल कोर है। अवेकनर्स के लिए ये सबसे जरूरी साधन होता है। इसके सामने सोने की कोई कीमत नहीं है। तो इस दुनिया में क्रिस्टल कोर ही असली साधना का संसाधन थे। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर चलाता हूँ, मुझे इस चीज का क्या करना? नाइटिंगेल गुस्से से कांप उठी। ये आदमी सिर्फ बात समझने से परे नहीं था, बल्कि असली कीमत पहचानने की समझ भी नहीं रखता था। जब तुम्हें लगा कि वो किसी भी पल फट पड़ेगी, तुमने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, चूंकि तुम इतनी ईमानदारी दिखा रही हो, इस बार मैं खास छूट दे देता हूँ। जैसे ही तुमने ये कहा, मन ही मन आदेश देते ही वो क्रिस्टल कोर नाइटिंगेल की हथेली से तुरंत गायब। बिना ध्यान दिए तुमने आराम से उस क्रिस्टल कोर को अपनी जेब में डाल। फिर तुमने एक्स्ट्रा अंडे वाला डीलक्स इंस्टेंट नूडल्स, एक कोला और मसालेदार स्ट्रिप्स उसके सामने रख। नाइटिंगेल ने फोक उठाया और भूखे भेड़िए की तरह खाना शुरू कर दिया। उसने कटोरे के तले में पड़े हरे प्याज तक नहीं छोड़े। इसके बाद उसने कोला
खोली और एक ही सांस में खत्म कर। तब जाके उसने मसालेदार स्ट्रिप्स खोली और उन्हें एक एक करके खाने लगी। पूरे समय तुम बस चुपचाप उसे देखते रहे। मैं फिर वापस आऊंगी। ये शब्द छोड़कर नाइटिंगेल मुड़ी और गली के अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद ही तुमने वो क्रिस्टल कोर बाहर निकाला। साधारण ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर मानव जीन के ताले को तोड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद अवेकनर बनने की संभावना है। अगर अवशोषण असफल हुआ तो उपयोगकर्ता तुरंत मूल कणों में बिखर जाएगा। सफलता की संभावना 1% से भी कम है। तुम्हारा हाथ कांप गया और लगभग वो क्रिस्टल कोर नीचे गिर ही गया। ये आखिर कैसी चीज है? 1% से भी कम सफलता? ये मौका नहीं, सीधा नरक का टिकट लगता है। लेकिन तभी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से एक और संदेश सामने आया। स्टोर की सीमा के भीतर होस्ट किसी भी प्रकार के नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जिसमें शारीरिक चोट, ऊर्जा का प्रभाव, मानसिक प्रदूषण और जीन टूटना शामिल है। लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। तुमने दोबारा हाथ में पकड़े क्रिस्टल कोर को देखा। तुम्हारे लिए इसका मतलब था शून्य खतरा और बेहिसाब फायदा। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? सीधे निगल जाओ। ये चीज तो बिल्कुल खाने लायक नहीं लगती। लेकिन जब तुम्हें नाइटिंगेल का हवा में आग पैदा करना याद आया तो तुमने उसे एक ही बार में निगल लिया। अगले ही पल भयानक दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। तुम्हारा शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। आखिरकार वो दर्द गायब हो गया और उसकी जगह पूरे शरीर में उफनती ताकत भर गई। क्या अवेकनर बनने का एहसास ऐसा होता है? कितनी डरावनी शक्ति है। तुमने नाइटिंगेल की मुद्रा की नकल करते हुए आग बुलाने की कोशिश, लेकिन उंगलियों के पास जरा सी भी चिंगारी नहीं उभरी। धत तेरे की, क्या अवेकनिंग फेल हो गई? जितना तुम सोचते गए उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। तुमने पास वाली शेल्फ पर जोर से मुक्का मार दिया। अचानक वो शेल्फ और उस पर रखा सारा स्नैक्स गायब हो गया। तुम्हारी चेतना किसी दूसरी जगह से जुड़ गई और उस जगह के अंदर वही गायब हुई शेल्फ मौजूद थी। तुमने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। गायब हुई शेल्फ फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौट आई। तभी सिस्टम का संदेश सामने उभरा। अवेकेंड वन शियाओगो तुम्हारी जागृत डायमेंशनल स्टोरेज क्षमता स्थान, समय और चेतना को अलग कर सकती है। वर्तमान स्टोरेज क्षमता 1 घन मीटर। तुम लगातार मसालेदार स्ट्रिप्स को अंदर रखते और बाहर निकालते रहे। ऐसा करते करते तुम गहरी सोच में डूब गए। सोना सिर्फ कर्ज की समस्या हल कर सकता था, लेकिन असली चाबी तो ये क्रिस्टल कोर थे। डायमेंशनल यात्रा दोबारा इस्तेमाल होने में अभी 9 घंटे बाकी थे। तुम्हें वापस लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल कोर इकट्ठे करने थे। सिर्फ एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू ने नाइटिंगेल जैसी ताकतवर इंसान को खींच लिया था। अगर उसी खुशबू को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दिया जाए तो? यही सोचकर तुमने एक बहुत बड़ा बर्तन निकाला। उसमें पूरे 20 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स डालकर पकाने लगे। आखिर में तुमने एग्जॉस्ट हुड की स्पीड सबसे ऊंचे स्तर पर कर दी। ये तुम्हारा प्रलयकालीन बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल था। 3 गलियों दूर एक छोड़ी हुई इमारत के अंदर एक जवान लड़का कोने में सिकुड़ा बैठा था। चेहरे पर निशान वाला आदमी बंदूक की नली साफ कर रहा था। चश्मे वाला आदमी चिंतित होकर बोला, भाई हु, श्याओ लियू की हालत फिर बिगड़ गई है। अगर हमें दवा नहीं मिली तो वो शायद बच नहीं पाएगा। भाई हु कहलाने वाले उस दाग वाले चेहरे वाले आदमी ने सिर हिलाया। इस इलाके का सारा खाना पहले ही पूरी तरह लूटा जा चुका था। दवा मिलना तो और भी मुश्किल था। लेकिन तभी एक लुभावनी खुशबू हवा में तैरती हुई अंदर आई। भाई हु, बाहर कोई नूडल्स पका रहा है। चुप रहो। उसकी समझ कह रही थी कि ये जरूर कोई जाल है। प्रलय की दुनिया में जो भी खुलेआम खाना पकाने की हिम्मत करता था वो या तो पागल होता था या बेहद ताकतवर शिकारी। लेकिन भूख से तड़पते उनके शरीर लगातार संकेत दे रहे थे, ढूंढो, खाओ। चश्मे वाला आदमी भी बेचैन हो उठा। भाई हु, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर देर हो गई तो शायद एक बूंद शोरबा भी नहीं बचेगा। भाई हु किसी से बेहतर जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीनों भूख से मर जाएंगे। आखिरकार उसकी आंखों में कठोर चमक उभरी। वे एक एक सड़क पार करते हुए आगे बढ़े और आखिरकार एक छोटी कन्वीनियंस स्टोर को देखा। दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा इलेक्ट्रिक कुकर रखा था। उस बर्तन में इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेज भरे हुए थे और तुम आराम से दरवाजे के सहारे टिके खड़े थे। जाल, ये जरूर जाल है। तीनों ने जोर से लार निगली लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी भाई हु ने देखा कि सामने खड़ी छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे एक आदमी घात लगाकर छिपा बैठा है। बाकी लोगों ने भी उसे देख लिया। भाई हु ने तुरंत इशारा किया कि सब चुप रहे। वो शांत होकर आसपास देखने लगा और जल्द ही उसे और लोग भी छिपे दिखाई दिए। बाईं तरफ दूसरी मंजिल की खिड़की में एक धुंधली परछाई थी। दाईं तरफ गली में पड़े कूड़े के ढेर के पीछे धातु की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। कम से कम 4 अलग अलग समूह उनकी तरह इस खुशबू से खिंचे चले आए थे। और बेशक दुकान के अंदर बैठे तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आसपास काफी लोग जमा हो चुके हैं। इतनी देर से देखते रहने के बाद क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन आसपास छिपे हर इंसान ने उसे साफ सुना। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तुमने बर्तन से एक सॉसेज निकाली और सीधे मुंह में डाल ली। व्यापार भरोसे पर चलता है। मेरे पास नूडल्स हैं, पानी है और इतना सॉसेज है कि तुम सबका पेट भर जाए। आखिरकार छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे छिपा आदमी खुद को रोक नहीं पाया। कीमत क्या है, सोना या क्रिस्टल कोर?
एक पल के लिए सब लोग चौंक गए। क्रिस्टल कोर की बात समझ में आती थी क्योंकि वही असली मुद्रा थी, लेकिन प्रलय की दुनिया में सोने की कीमत लोहे की प्लेट से भी कम थी। तभी कूड़े के ढेर के पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, धत्तेनी की, ये लड़का हमारे साथ खेल रहा है, इसका कभी व्यापार करने का इरादा ही नहीं था। चलो मिलकर इसे मार डालते हैं, फिर बर्तन का सामान बराबर बांट लेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, माहौल और भी अजीब हो गया। हर कोई तेजी से सोचने लगा, लेकिन तुम बिना सिर उठाए आराम से अपने नूडल्स खाते रहे। कोशिश कर सकते हो, लेकिन पहले साफ सुन लो। जो भी पहला हमला करेगा वो व्यापार करने का अधिकार खो देगा। फिर वो सिर्फ बेबस होकर दूसरों को नूडल्स खाते और सूप पीते देखता रहेगा। कूड़े के ढेर के पीछे छिपा आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया। धत्तेर की, मैं इस बकवास पर भरोसा नहीं करता। उसने तुरंत एक शॉटगन निकाल ली और उसके पीछे से 2 आदमी और बाहर आए। एक के हाथ में बड़ी मचैटी थी, जबकि दूसरे के हाथ में लोहे की पाइप। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोई पहले कदम उठाए और तुम्हारी असली ताकत को परखे। उस आदमी ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली कन्वीनियंस स्टोर से करीब 2.5 मीटर पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। शुरू से लेकर आखिर तक तुम जरा भी नहीं हिले। उल्टा तुमने आराम से एक और सॉसेज निकाली और मुंह में डाल ली। पूरा चौक डरावनी खामोशी में डूब गया। मचैटी और लोहे की पाइप पकड़े उसके दोनों साथी भी वही जड़ हो गए। तभी छोड़ी गई गाड़ी के पीछे छिपे आदमी को अचानक कुछ समझ आया। अगर शारीरिक हमला असर नहीं करता तो गैर शारीरिक हमला। उसकी हथेली में एक अदृश्य नहर इकट्ठा होने लगी। अदृश्य मानसिक शक्ति का विस्फोट सीधा तुम्हारी तरफ बढ़ा। यही उसकी शक्ति थी, साइकिक पियर्स। लेकिन जैसे ही वो मानसिक हमला कन्वीनियंस स्टोर से टकराया, हल्की सी लहर तक पैदा नहीं हुई। उसी पल सबको समझ आ गया, उस छोटी सी दुकान के अंदर तुम अजेय थे। यहाँ तक कि टाइगर भाई का साथी भी ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसे इस बात की बेहद राहत थी कि उसने अभी जल्दबाजी में हमला नहीं किया। तुमने आखिरकार मुंह में भरे नूडल्स खत्म किए, फिर कूड़े के ढेर के पीछे छिपे आदमी की तरफ देखा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो भी हमला करेगा वो व्यापार का अधिकार खो देगा। क्या अब भी कोई कोशिश करना चाहता है? इलाका फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। ठीक तभी जब ये तनाव सबको पागल करने वाला था, ऊंची हील्स की तालबद्ध आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। सबकी नजर आवाज की दिशा में घूम गई। वो नाइटिंगेल थी। टाइगर भाई उस औरत को पहचान गया, या यूं कहें कि इन खंडहरों में जितने भी लोग लंबे समय तक जिंदा रहे थे, उन्होंने नाइटिंगेल का नाम जरूर सुना था। आग को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली एक टॉप अवेकन फाइटर। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमने तो यहाँ काफी हलचल मचा दी है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द खाकर ही समझ आती है। मैं सलाह दूंगी कि तुम सब अपने दिमाग से वो बेवकूफी वाले ख्याल निकाल दो। तुम्हारे हाथों में जो कबाड़ है उसे भूल जाओ। मैं भी इस दुकान को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पूरा चौक एक बार फिर शांत हो गया। टाइगर भाई ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसने दोनों हाथ फैला दिए ताकि सब देख सकें कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। बाकी कोनों में छिपे लोग भी एक एक करके सामने आने लगे। नाइटिंगेल ने बाकी लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी बेल्ट से कुछ चीजें निकाली। 3 चमकती हुई सोने की ईंटें, हर एक का वजन 1 किलो था। मुझे बिस्किट, डिब्बा बंद खाना और पानी चाहिए। ऐसा खाना जो आसानी से ले जाया जा सके और लंबे समय तक रखा जा सके। एक टॉप हंटर के लिए तैयार पैक्ड खाना सबसे ज्यादा काम की चीज थी। तुम्हें समझदार लोगों के साथ व्यापार करना पसंद था। जल्द ही तुमने कंप्रेस्ड बिस्किट, लंचन मीट, डिब्बा बंद खाना और बोतल बंद पानी बाहर निकाल दिया। सबके सामने बहुत आसानी से सौदा पूरा हो गया। नाइटिंगेल ने सामान उठाया, फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अब सबकी नजर फिर से तुम्हारी तरफ टिक गई। इस बार वहां कोई शक या हत्या की भावना नहीं थी, सिर्फ सबसे शुद्ध लालच बाकी रह गया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम सब नियम समझ चुके हो ना? खाने के बदले सोना या क्रिस्टल कोर। हाँ, दरवाजे पर हमला करने वाले आदमी को छोड़कर। वो आदमी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वो घिसटते और लड़खड़ाते हुए तुम्हारे पास आ गया। बॉस, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। कृपया मुझे थोड़ा सा खाने को दे दो। एक घूंट सूप ही मिल जाए वही काफी है। उसके पीछे खड़े दोनों साथी भी घुटनों के बल गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। आसपास खड़े बाकी सर्वाइवर्स को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। उन्हें बस इस बात की राहत थी कि उन्होंने कुछ देर पहले जल्दबाजी में हमला नहीं किया। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो भी हमला करेगा उसका मौका खत्म हो जाएगा। इतना कहकर तुमने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तुम्हारी नजर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर घूमी। और कौन व्यापार करना चाहता है? भाई हूँ ने एक क्रिस्टल कोर निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। सिर्फ एक विचार के साथ वो क्रिस्टल कोर सीधे तुम्हारी जेब में पहुंच गया। तुमने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर 3 बड़े कटोरे निकाले। तुमने उन्हें नूडल्स और हैम सॉसेज से पूरा भर दिया। भाई हूँ ने जैसे ही नूडल्स का कटोरा हाथ में लिया, उसे ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। तीनों ने तुरंत कटोरे में मुंह डाल दिया और भूखे जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने पहला कदम उठाया, पीछे खड़े लोग खुद को और नहीं रोक पाए। नहीं बॉस, मैं व्यापार करूंगा। मैं भी, मेरे पास क्रिस्टल कोर हैं। जिस आदमी ने पहले तुम पर हमला किया था वो भी धीरे धीरे तुम्हारे पास आया। उसने चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर निकाले और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिए। वो हिम्मत करके तुम्हारी आंखों में देखने तक की
हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तुमने बिना किसी भाव के वो कोर ले लिए और उसे भी एक कटोरा दे दिया। एक बार व्यापार शुरू हो गया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ लोग सोने के गहने निकाल रहे थे तो कुछ अलग अलग आकार के क्रिस्टल कोर। कुछ ही देर में तुम्हारे काउंटर के नीचे दर्जन भर से ज्यादा क्रिस्टल कोर जमा हो चुके थे और नूडल्स से भरा बड़ा बर्तन धीरे धीरे खाली होने लगा था। लेकिन तभी पहले वाले तीनों आदमी पूरी तरह निराशा में डूब गए। अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो तुम में से कोई भी नहीं खाएगा। वो तुरंत एक दुबले पतले सर्वाइवर पर टूट पड़ा। नूडल्स और सूप पूरा जमीन पर बिखर गया। जो बाकी लोग खाना खा रहे थे वे भी तुरंत रुक गए। उनकी ठंडी और गुस्से से भरी नजरें उस पागल आदमी पर टिक गईं जिसने नियम तोड़ दिया था। तुमने भी नूडल्स खाना बंद कर दिया और चुपचाप ये तमाशा देखने लगे। अचानक आग की एक लपट हवा को चीरती हुई निकली। उस आदमी को चीखने का मौका तक नहीं मिला। उसका पूरा शरीर पल भर में राख बन गया। उसके दोनों साथी भी उसी अंजाम तक पहुंचे। 3 सेकंड से भी कम समय में वो तीनों इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुके थे। नाइटिंगेल धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने फ्रीजर से कोक का एक कैन निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। तुमने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बर्तन में नूडल्स चलाते रहे। इसके बाद व्यापार पूरी शांति और तालमेल के साथ चलता रहा। भाई हु और उसके दोनों साथी अपने नूडल्स पहले ही खत्म कर चुके थे। उन्होंने शोरबे की आखिरी बूंद तक पी डाली। खंडहरों के हर कोने से अब और भी ज्यादा लोग वहां आने लगे। कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फें हैरान कर देने वाली रफ्तार से खाली होती जा रही थीं, लेकिन किसी ने भी कीमतों की शिकायत नहीं की और ना ही किसी ने कोई परेशानी खड़ी की। आखिरकार तुमने दुकान का सारा सामान बेच डाला। नाइटिंगेल ने हाथ में पकड़ा खाली कोक का कैन एक तरफ फेंक दिया। फिर वो तुम्हारे पास आकर रुकी। तुमने तो आज खूब कमाई कर ली। अगली बार कब वापस आओगे मुझे नहीं पता। नाइटिंगेल ने तुम्हें कुछ देर तक गहरी नजर से देखा, फिर वो मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सबके चले जाने के बाद पूरा चौक फिर से पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ एक विचार के साथ तुमने डायमेंशनल वेयरहाउस खोल दिया। उसके अंदर 100 किलो से ज्यादा सोना रखा था। साथ ही वहां 33 क्रिस्टल कोर भी मौजूद थे। हालांकि क्रिस्टल कोर निगलने से असहनीय दर्द होता था, फिर भी तुमने एक पल के लिए भी चिचक नहीं दिखाई। तुमने सारे क्रिस्टल कोर एक ही बार में निगल लिए। इस बार दर्द पहले जैसा नहीं था। यह एहसास ऐसा था मानो तुम्हारा शरीर अंदर से फटकर बिखर रहा हो। अगर तुम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर नहीं होते तो शायद वो ऊर्जा तुम्हें उसी पल चीर कर खत्म कर देती। भयानक पीड़ा के बीच तुमने आखिरकार आखिरी ऊर्जा भी अवशोषित कर ली। जब तुमने दोबारा आंखें खोली तो छत पर एक कीड़ा दिखाई दिया। उसके पंख असामान्य रूप से धीमी गति से फड़फड़ा रहे थे। तुम्हें दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बियों के गले से निकलती धीमी गुर्राहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तुम खून की सड़न और मिट्टी की गंध अलग अलग महसूस कर सकते थे। तुम्हारी इंद्रियां अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ चुकी थीं। तुमने शेल्फ के पास खाली जगह की तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली। हल्के कंपन के साथ वो शेल्फ धीरे धीरे हवा में उठने लगी। ये डायमेंशनल स्टोरेज की शक्ति नहीं थी, ये टेलीकिनेसिस था। तुमने तुरंत सिस्टम स्क्रीन बुला ली। जागृत क्षमता प्रथम स्तर डायमेंशनल स्टोरेज। वर्तमान क्षमता 1000 घन मीटर। जागृत क्षमता टेलीकिनेटिक कंट्रोल। दूर से 50 किलो तक वजन वाली वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तुमने वास्तव में दूसरी शक्ति भी जागृत कर ली थी। बाकी बचे समय में तुम शांत होकर काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही वही मुड़ने मरोड़ने वाला एहसास फिर से आया, तुम अपनी असली दुनिया में लौट आए। जंग और सड़ांत की अजीब गंध गायब हो चुकी थी। उसकी जगह मिट्टी और घास की ताजा खुशबू हवा में घुली हुई थी। डायमेंशनल यात्रा पूरी हुई। वर्तमान दुनिया पृथ्वी। पृथ्वी से अगली यात्रा तक शेष समय 12 घंटे। अभी भी सुबह होने में थोड़ा वक्त बाकी था। तुम वापस फोल्डिंग बेड पर गए और कुछ घंटों तक सोते रहे। सुबह 9 बजे तुम एंटीक मार्केट की एक पुरानी दुकान पर पहुंचे। बॉस, क्या आप सोना खरीदते हैं? दुकान मालिक ने तुरंत उसकी शुद्धता और उसके स्रोत के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय तुमने सीधे 2 सोने की ईंटें बाहर निकाल दी। उनकी मेज पर गिरने की भारी आवाज सुनते ही मालिक तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसने 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक उन्हें ध्यान से जांचा। आखिरकार उसने सिर उठाया। माल असली है, एक ही कीमत दूंगा, 5,80,000। 7 लाख। लड़के, ये बहुत ज्यादा है। मैं भी रिस्क ले रहा हूँ, ऊपर से और लोगों को भी हिस्सा देना पड़ता है। 7 लाख। दुकानदार पूरे आधे मिनट तक चुप रहा। फिर अगले ही पल तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर हो गए। मार्केट से निकलने के बाद तुमने तुरंत कर्ज वसूलने वाले को फोन किया। हेलो, कौन? शियागो। ओह, तो आखिरकार तुमने फोन करना सही समझा। क्या बात है, पैसे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ, शहर के पश्चिम वाले छोड़े हुए नंबर 3 सीमेंट फैक्ट्री में आना आज दोपहर 3 बजे, और अकेले आना। दोपहर 3 बजे सीमेंट फैक्ट्री में भाई बियाओ के पीछे 7-8 गुंडे खड़े थे। जब उसने देखा कि तुम सच में अकेले आए हो तो उसने मुंह में दबा सिगरेट का टुकड़ा थूक दिया। पैसे कहाँ हैं? उधार का कागज कहाँ है? भाई बियाओ हंस पड़ा। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरे लड़कों को भी खाना खिलाना पड़ता है। इतना कहकर उसने 5 उंगलियां खड़ी कर दी। 5 लाख। तभी मैं तुम्हारे सामने ये उधार का कागज जला दूंगा। तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभरी। मुझे नियम तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं। मैं तुम्हें 3,50,000 लौटाने आया था, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 लाख दूंगा। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद हर इंसान ने उसे साफ साफ सुन लिया। भाई बियाओ का चेहरा वहीं जम गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। तुमने कितना कहा? 2 लाख। उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। उसके बगल में खड़े एक गुंडे ने तुरंत लोहे की पाइप उठाई और तुम्हारी तरफ पूरी ताकत से घुमा दी। लेकिन जिस खून खराबे की सब उम्मीद कर रहे थे वो
हुआ ही नहीं। पाइप तुमसे सिर्फ 4 इंच दूर आकर रुक गई। तुमने उसे आराम से एक हाथ से पकड़ लिया। अगले ही पल वो गुंडा ऐसे हवा में उड़ा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसकी दर्द भरी चीख पूरी सीमेंट फैक्ट्री में गूंज उठी। भाई बियाओ आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया। इसे पकड़ लो, लेकिन चाहे सामने कितने भी लोग क्यों ना हो, वो तुम्हारे कुछ कोहनी के वार तक नहीं झेल पाए। कुछ ही देर में कई गुंडे भाई बियाओ के सामने जमीन पर पड़े कांप रहे थे। गुस्से से नहीं, डर से। दूर रहो, मैं बता रहा हूँ, मेरा बॉस भाई कियांग है। भाई बियाओ ने जल्दी से कागजों का एक पुलिंदा निकाल लिया। तुमने उसके सामने ही आराम से 2 लाख गिने। ये कर्ज 3,50,000 का था, लेकिन अब इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख रह गई है। इसके बाद तुमने उधार वाला कागज फाड़ दिया और मुड़कर चल दिए। फिलहाल के लिए वो मामला खत्म हो चुका था, लेकिन तुम्हारे पास अब उससे भी ज्यादा जरूरी काम था। तुम सीधे सेकेंड हैंड कार मार्केट पहुंचे। कुछ देर बाद तुम एक पुरानी वैन चलाते हुए शहर के सबसे बड़े फूड होलसेल मार्केट में दाखिल हुए। तुम दुकान के अंदर गए। क्लर्क कुछ बोल पाता उससे पहले ही तुमने कहना शुरू कर दिया, मुझे इंस्टेंट नूडल्स के 200 कार्टन चाहिए, सॉसेज के 100 कार्टन, कंप्रेस्ड बिस्किट के 200 कार्टन और कैंड बीफ के 100 कार्टन, साथ में 500 कार्टन बोतल बंद पानी। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी सारा सामान तैयार कर दिया। आखिर चिंता किस बात की, पैसे देने वाला ही असली बॉस होता है। पूरा सामान बाहर ले जाने में तुम्हें पूरा दिन लग गया। डायमेंशनल यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। कल की पहली ट्रेडिंग में काफी सोना लोगों ने आखिरी समय पर खंडहरों से इकट्ठा किया था। अगर तुम्हें मुनाफा ज्यादा करना था तो सिर्फ कीमत बढ़ाने से काम नहीं चलता। तुम्हें ज्यादा मात्रा में व्यापार करना था और अलग अलग ठिकानों के साथ काम करना था, ताकि वो लोग खुद सोना इकट्ठा करके लाएं। अपने शरीर के अंदर मौजूद शक्ति को महसूस करते हुए तुम्हें लगने लगा था कि अब तुम्हारा पुराना जीवन तुमसे बहुत दूर छूट चुका है। बाकी बचे 2 घंटों में तुम अच्छा खाना खाना चाहते थे और अपने पुराने खुद को अलविदा कहना चाहते थे। इसीलिए तुम शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर खड़ी महंगी गाड़ियों के मुकाबले तुम्हारी पुरानी वैन बिल्कुल बेमेल लग रही थी। यहाँ तक कि वैले को भी लगा कि तुम शायद पार्किंग की जगह चुराने आए हो। सर, हमारे यहाँ। लेकिन तुमने बिना कुछ कहे सोयाबीन जितना छोटा सोने का टुकड़ा निकाला और उसके हाथ में रख दिया। मेरी गाड़ी ठीक से पार्क करना, अगर नहीं किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जैसे ही सोने का टुकड़ा उसकी हथेली में गिरा, उसका भारी वजन महसूस होते ही वो वहीं चढ़ हो गया। तुमने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं, बस सीधे रेस्टोरेंट में अंदर चले गए। हल्की रोशनी, शानदार कपड़े पहने मेहमान और आरामदायक माहौल, सब कुछ बेहद शाही और शांत लग रहा था। ये जगह उस प्रलय की दुनिया से बिल्कुल अलग थी जहाँ तुम अभी कुछ घंटे पहले थे। तुम मेन्यू देख ही रहे थे कि पास से एक औरत की आवाज सुनाई दी। श्याओ गुओ, वो आवाज तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड झैंग चियान की थी। उसके साथ खड़ा आदमी अमीर वारिस वांग हाओ था। वांग हाओ एक पल के लिए चौंका, फिर उसने झैंग चियान की कमर में हाथ डाला और तुम्हारी तरफ बढ़ गया। अरे, ये तो श्याओ गुओ निकला। क्या हुआ? तुम्हारी कन्वीनियंस स्टोर बंद हो गई? यहाँ बर्तन धोने की नौकरी मांगने आए हो क्या? यहाँ एक स्टेक की कीमत ही 3,800 रुपए है। तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती। बहुत शोर कर रहे हो। अपने हेड शेफ से कहो कि वही खाना भेजे जिसमें वो सबसे अच्छा हो। तुमने उसकी तरफ देखे बिना शांत आवाज में कहा। वांग हाओ को ऐसा लगा मानो उसने तकिए पर मुक्का मार दिया हो। तुम्हारे द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज किए जाने से उसे अंदर तक चुभ गया, इसलिए उसने और ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। झैंग चियान को अचानक महसूस हुआ कि तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, मानो उसके सामने कोई पूरी तरह अजनबी बैठा हो। शोर सुनकर रेस्टोरेंट मैनेजर जल्दी से वहां आ गया। सर, कृपया शांत हो जाइए, बाकी मेहमानों को परेशान मत कीजिए। मैनेजर को देखते ही वांग हाओ और ज्यादा अकड़ गया। मिस्टर झो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तो अब आपका रेस्टोरेंट किसी को भी अंदर आने देता है? ऐसे लोगों को यहाँ बिठाने से आपके रेस्टोरेंट की हैसियत गिरती है। मैनेजर झो जाहिर तौर पर वांग हाओ को पहचानता था। हालांकि वांग हाओ किसी वोकल रियल स्टेट टाइकून का बेटा था, फिर भी मैनेजर ने तुम्हारे चेहरे की असामान्य शांति पर ध्यान दिया, इसलिए उसने विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मिस्टर वांग, हमारा रेस्टोरेंट हर मेहमान के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। तुमने शांत स्वर में पूछा, क्या यहाँ कोई प्राइवेट रूम है? मैनेजर झो तुरंत 90 डिग्री तक झुक गया। मिस्टर शियाओ गुओ, हमें बेहद खेद है, हम आपकी सही तरह से सेवा नहीं कर पाए और आपके खाने का अनुभव खराब हो गया। उसने तुरंत एक नए वेटर को इशारा किया कि वो तुम्हें प्राइवेट रूम तक ले जाए। शुरू से आखिर तक तुमने वांग हाओ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वांग हाओ अभी कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन मैनेजर झो ने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस्टर वांग, कृपया तुरंत ये हंगामा बंद कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी और आपको और इस महिला को यहाँ से बाहर भेजना पड़ेगा। प्राइवेट रूम के अंदर तरह तरह के शानदार व्यंजन परोसे गए। पहले के समय में तुम ऐसे खाने के लायक भी नहीं समझे जाते थे, लेकिन अब जब तुमने उन्हें चखा तो एहसास हुआ कि इनमें कुछ खास नहीं है। खाना खत्म करने के बाद तुम वापस अपनी कन्वीनियंस स्टोर लौट आए। उस समय अगली यात्रा शुरू होने में सिर्फ 150 सेकंड बाकी थे। जैसे ही समय पूरा हुआ, शहर का शोर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह फिर से प्रलय की दुनिया की मौत जैसी खामोशी ने ले ली। 12 घंटे वाला यात्रा कूल डाउन भी घटकर 11 घंटे रह गया था। तुम्हें अंदाजा हो गया कि जैसे जैसे यात्राओं की संख्या बढ़ेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम प्रलय की दुनिया और असली दुनिया के बीच पूरी आजादी से आ जा सकोगे। तुम साफ महसूस
महसूस कर सकते थे कि चारों तरफ से अनगिनत निगाहें तुम पर टिकी हुई हैं। पिछली बार वाले सर्वाइवर्स उस रहस्यमयी कन्वीनियंस स्टोर की खबर हर जगह फैला चुके थे। अब यहाँ आने वाले लोग भूख से तड़पते भटकने वाले नहीं थे, वे अलग अलग संगठित गुटों के स्काउट्स थे। करीब 10 मिनट बाद एक आदमी धीरे धीरे कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ा। उसकी पीठ पर एक राइफल टंगी हुई थी। वो दरवाजे के सामने आकर रुका। मेरा नाम स्कॉर्पियन है, मैं रॉक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से आया हूँ। हम आपसे एक सौदे की बात करना चाहते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को बड़ी मात्रा में सप्लाई चाहिए, खाना, पानी, दवाइयाँ, हथियार, गोला बारूद, हमें सब चाहिए। मैं हथियार नहीं बेचता। स्कॉर्पियन के चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं दिखी, मानो उसे पहले से इस जवाब की उम्मीद हो। उसने जेब से सोने की एक ईंट निकाली और मेज पर रख। इसे एडवांस समझिए, हम आपके साथ लंबे समय की साझेदारी चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें कुछ बेहतर कीमत देंगे। मेरी कीमत सबके लिए एक जैसी है। उसी समय उसके पीछे की परछाइयों में हल्की सी लहर दिखाई दी। स्कॉर्पियन ने तुरंत हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। हम पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं। तुमने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय तुमने बिना छुए शेल्फ पर रखे कैंड मीट की तरफ हाथ बढ़ाया। वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ काउंटर तक आ गया। स्कॉर्पियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। टेलीकिनेसिस देखने से पहले तक उसे लगता था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वो अभेद्य सुरक्षा थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद भी एक बेहद शक्तिशाली जागृत इंसान हो। कैंड फूड का एक कार्टन, एक सोने की ईंट, हमें सही संख्या चाहिए। हमें ये जानना होगा कि आपके पास कुल कितना स्टॉक है। असल में यही इस मुलाकात की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी। तुम हल्के से मुस्कुराए और उंगलियां चटका दी। अचानक जमीन पर बोतलबंद पानी का एक छोटा पहाड़ प्रकट हो गया। वो दृश्य देखकर स्कॉर्पियन का दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। इतना काफी है? अगर नहीं, तुमने दोबारा उंगलियां चटकाई। इस बार कंप्रेस्ड बिस्किट का एक और छोटा पहाड़ सामने आ गया। स्कॉर्पियन ने भारी सांस निकली। उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ टेलीकिनेसिस ही नहीं, स्पेशल पावर भी रखता था। कीमत कैसे तय होगी? मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैंड फूड का एक कार्टन, एक सोने की ईंट, हम सब खरीद लेंगे, लेकिन तैयारी के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। सोने के बदले सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक शेल्फ पर रखे बाकी सामान की बात है, अगर बड़ी मात्रा में खरीदना है तो कीमत अलग होगी। क्रिस्टल कोर व्यापार में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वो जागृत लोगों की शक्ति का स्रोत है और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अस्तित्व की नींव भी। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। तुम्हारे इतना कहते ही दोनों छोटे पहाड़ अचानक हवा में गायब हो गए। शुरू से आखिर तक इस सौदे की पूरी पकड़ तुम्हारे हाथ में थी। अगर स्कॉर्पियन व्यापार करने से मना करता तो बाकी चौकियां देर सबेर तुमसे सौदा कर ही लेती और तब रॉक स्ट्रॉन्ग होल्ड आखिरकार टिक ना पाता और पूरी तरह बिखर जाता। हमें एक तय एक्सचेंज रेट चाहिए। पानी के बदले 100 सोने की ईंटें और 10 क्रिस्टल कोर। जहां तक बिस्किट का सवाल है, उसकी कीमत दोगुनी होगी। स्कॉर्पियन ने दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। अब ये सिर्फ बेहिसाब महंगी कीमत नहीं रह गई थी, ये तो सीधी सीधी लूट है। स्कॉर्पियन ने गहरी सांस ली। खुद को जबरदस्ती शांत करते हुए उसने कहा, मुझे ये बात वापस जाकर अपने लीडर को बतानी होगी। इस सोने की ईंट को रास्ता दिखाने की फीस समझ लीजिए। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और आराम से सोने की ईंट अपनी जेब में रख ली। स्कॉर्पियन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। तुम वापस काउंटर के पास गए और पहले से चमक रहे काउंटर को फिर से साफ करने लगे। करीब 10 मिनट और बीत गए। फिर अंधेरे से 3 परछाइयां बाहर आईं। उनमें से एक चश्मा पहने अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके पीछे 2 सैनिक खड़े थे। नमस्ते बॉस, मेरा सरनेम जी है। सब लोग मुझे प्रोफेसर जी कहते हैं। मैं लाइट हाउस शेल्टर से आया हूँ। तुमने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखते रहे। आर्थिक नजरिए से देखें तो आपका मौजूदा व्यापार मॉडल ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। जब किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास से बड़ी संख्या में क्रिस्टल कोर खत्म हो जाएंगे तो उसका पतन तय है, और जब ऐसा होगा तब आपका सामान खरीदेगा कौन? तुम हल्का सा मुस्कुराए। इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि बाकी बचे क्रिस्टल कोर की कीमत और बढ़ जाएगी। प्रोफेसर जी के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसे अचानक समझ आ गया, तुम्हें किसी व्यवस्था, किसी भविष्य, किसी संतुलन की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि कीमत तय करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे हाथ में थी। उसी समय नाइटिंगेल अंधेरे से बाहर आई। एक क्रिस्टल कोर सीधे तुम्हारे काउंटर पर आ गिरा। तुमने बिना कुछ कहे एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक कैन बीफ और मिनरल वाटर की 2 बोतलें निकाल दी। नाइटिंगेल ने सामान उठाया और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गई। पूरा लेन देन एकदम खामोशी में हुआ। प्रोफेसर जी की तथाकथित तार्किक बातें अब मजाक बन चुकी थी। 100 सोने की ईंटें और 15 क्रिस्टल कोर, उस कीमत पर पानी मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अभी जो बकवास तुमने की उसमें मेरे 3 मिनट बर्बाद हुए हैं, इसलिए अब तुम्हें 15 क्रिस्टल कोर देने होंगे। प्रोफेसर जी में कुछ पल तक तुम्हें घूरा। आखिरकार उसने धीरे से कहा, हम व्यापार करेंगे। उसके सामने खड़ा आदमी शायद बंजर दुनिया का सबसे ताकतवर जागृत इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कन्वीनियंस स्टोर को कोई हरा नहीं सकता था। प्रोफेसर जी ने अपने कोट के अंदर से एक सैन्य
कम्युनिकेटर निकाला। 100 सोने की ईंटें और 15 क्रिस्टल कोर लेकर आओ। करीब 20 मिनट बाद दूर से इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 2 मेटल के बड़े बक्से तुम्हारे सामने रखे गए। एक पूरा सोने की ईंटों से भरा था, दूसरे में 15 क्रिस्टल कोर रखे थे। तुमने भी सीमा के पार पानी के कई कार्टन फेंक दिए। सौदा पूरा होते ही अंधेरे से कुछ और लोग बाहर आए। स्कॉर्पियन वापस आ चुका था। उसके पीछे करीब 20 लोगों की टीम भी थी। दोनों पक्षों ने लगभग एक साथ अपनी बंदूकें एक दूसरे पर तान दी। हम वो सब लाए हैं जो तुमने मांगा था। कई बक्से खोले गए। उनके अंदर सिर्फ सोने की ईंटें ही नहीं थी, बल्कि 20 क्रिस्टल कोर भी रखे थे। तुम्हारी मांगी हुई संख्या से 10 ज्यादा। स्कॉर्पियन ने सबसे सीधे तरीके से अपना रवैया साफ कर दिया। प्रोफेसर जी का चेहरा किसी लाश से भी ज्यादा खराब दिखने लगा। दुनिया खत्म होने के बाद भी तुम लोग अभी तक अपने बाप की ताकत दिखाने में लगे हो। तुमने बस हल्के से हाथ लहराया, तुरंत तुम्हारे डायमेंशनल स्टोरेज से कंप्रेस्ड बिस्किट का बड़ा ढेर और कई कैंड बीफ के कार्टन बाहर आ गए। ये तुम्हारे लिए हैं। स्कॉर्पियन की सांस एक पल को रुक गई। उसने सही दाव लगाया था। उसने तुरंत गहरा झुककर तुम्हें सम्मान दिया। फिर उसने प्रोफेसर जी की तरफ देखा। पांशी यहाँ व्यापार करने आया है। हम किसी बेकार की परेशानी नहीं चाहते, लेकिन अगर लाइट हाउस यहाँ कुछ शुरू करना चाहता है तो हम अंत तक लड़ेंगे। उसके इतना कहते ही उसके पीछे खड़े लोगों ने एक साथ अपनी बंदूकें कॉक कर दी। लाइट हाउस के एक आदमी ने दांत भींचते हुए कहा, हम जा रहे हैं। तुम पूरी घटना को चुपचाप देखते रहे। दिलचस्प, एक तरफ था लाइट हाउस जो तकनीक और ज्ञान पर बना था, और दूसरी तरफ था पांशी जहां ताकत और अनुशासन ही सब कुछ था। लाइट हाउस के जाने के बाद स्कॉर्पियन ने तुम्हें दोबारा झुककर सम्मान दिया और जल्दी से अपनी टीम लेकर हट गया। इन 2 सौदों से तुम्हें फिर से 100 किलो सोना हासिल हुआ, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। इस बार 3 अलग अलग दिशाओं से गाड़ियों के काफिले आते दिखाई दिए। चारों तरफ ज़ॉम्बियों की डरावनी गुर्राहट गूंजने लगी। तीनों गुटों ने लगभग एक साथ लड़ाई की तैयारी का आदेश दे दिया। एक तरफ भारी मशीन गनों और असॉल्ट राइफलों की लगातार गोलियां बरस रही थीं। दूसरी तरफ जागृत लोगों द्वारा छोड़े गए आग के गोले और बर्फीले कांटे हवा चीर रहे थे। आखिरी ज़ॉम्बी के सिर में गोली लगते ही वो जमीन पर ढेर हो गया। पूरा चौक एक बार फिर कुछ पल के लिए शांत हो गया। बॉस, हम बैटल एक्स की तरफ से बात करना चाहते हैं और हम आर्क की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ आए हैं। तुमने बिना भाव बदले कहा, जाकर वहां लाइन में खड़े हो जाओ। बैटल एक्स इस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। हमने कब से लाइन में लगना शुरू कर दिया। गंजे आदमी ने भारी आवाज में कहा। बॉस, इसका क्या मतलब है? हम तो अच्छे इरादे से यहाँ बाहर के ज़ॉम्बियों को साफ करने आए थे। तुमने ठंडे स्वर में दोबारा कहा। मैंने कहा ना, लाइन में लगो। अगर बैटल एक्स के लोग नियम नहीं मान सकते तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेचूंगा। बैटल एक्स का इस पूरे इलाके में नाम चलता है। हमसे दोस्ती तुम्हारे ही काम आएगी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक दोस्त ज्यादा हो या कम, या तो नियम मानो या फिर निकल जाओ और लाइन में लगो। लेकिन ऐसा करना बैटल एक्स की प्रतिष्ठा पर सीधा वार होता। गंजे आदमी ने दबी हुई गुर्राहट निकाली, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने पीछे खड़े लोगों की तरफ तेजी से हाथ हिलाया। ले आओ, आज सबसे पहले खरीदारी मैं ही करूंगा। बैटल एक्स के 2 लोग एक भारी धातु का बक्सा उठाकर आगे लाए। तुम्हारी आंखें ठंडी हो गईं। किसी ने नियम तोड़ा है, ये सौदा खत्म। इतना कहते ही तुमने हाथ लहराया और सारा सामान डायमेंशनल वेयरहाउस में गायब हो गया। एक पल में पूरी कन्वीनियंस स्टोर खाली हो गई। दोनों गुटों की निगाहें उस गंजे आदमी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं सोना और क्रिस्टल कोर लेकर आया था। ये तुम्हें सम्मान देने के लिए था। मेरे सम्मान को मेरी कमजोरी मत समझना। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बैटल एक्स जब बोलता है तो कोई मना करने की हिम्मत नहीं करता। तू आखिर खुद को समझता क्या है? तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं। गंजा आदमी तुरंत दहाड़ा। फायर खोल दो, इसकी दुकान के टुकड़े टुकड़े कर दो। अचानक गोलियों की बारिश कन्वीनियंस स्टोर की तरफ होने लगी, लेकिन हर गोली अदृश्य ढाल से टकराकर रुक गई। तुमने शांत आवाज में कहा, अब मैं बैटल एक्स को कभी एक दाना भी नहीं बेचूंगा, और इसके बदले मैं इसकी जान लेने वाले को 100 केस कैंड बीफ दूंगा। बैटल एक्स के सारे लोग वहीं जम गए। फिर तुमने हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया। अचानक जमीन पर 100 केस कैंड बीफ प्रकट हो गए। एक पल में सबकी नजरें उस भारी भरकम गंजे आदमी पर टिक गईं। तो तुम सब बगावत करने वाले हो? मैं वॉर कैप्टिव्स का तीसरा बॉस हूँ। आर्क ये इनाम लेगा। हाइव भी इसमें शामिल है, और तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे। वॉर कैप्टिव्स के लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। प्रलय की इस दुनिया में वफादारी सबसे सस्ती चीज थी। अचानक एक तेज ब्लेड गंजे आदमी के सीने में घुस गया। वार करने वाला उसका खुद का डिप्टी था। क्यों? गंजे आदमी ने खून उगलते हुए पूछा। उसकी डिप्टी के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। थर्ड बॉस, भाइयों को भी पेट भरना है।
है। फिर उसने कन्वीनियंस स्टोर की तरफ देखा। अगर हम वॉर कैप्टिव्स छोड़ दें तो ये सौदा हमारा होगा, सही? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं अब वॉर कैप्टिव्स को कुछ नहीं बेचूंगा। उन्होंने अपने ही थर्ड बॉस को अपने हाथों से मार डाला, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर ये लोग अब वॉर कैप्टिव्स के सदस्य नहीं रहे तो मेरा वॉर कैप्टिव से कोई लेना देना नहीं, बाकी लोगों पर यह बात लागू नहीं होती। तभी एक महिला आगे बढ़ी। मेरा नाम बाइलू है, मैं आर्क शेल्टर की सप्लाई डायरेक्टर हूँ। मैं आधिकारिक रूप से तुम्हें आर्क की तरफ से हाइव में शामिल होने का निमंत्रण देती हूँ और बाकी काबिल लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं। डिप्टी का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, हम आर्क में शामिल होने को तैयार हैं। उसके पीछे खड़े करीब दर्जन भर लोगों ने एक साथ अपने हथियार नीचे कर दिए। ये उनका आत्मसमर्पण था। तुम काउंटर से टेक कर खड़े थे। तुमने बेहद आराम से हाथ उठाया। कैंड बीफ के 100 डिब्बों का वो छोटा सा पहाड़ धीरे धीरे खिसकता हुआ डिप्टी के सामने आकर रुक गया। उधर डिप्टी भी तुरंत तुम्हारा इशारा समझ गया। वो बाइलू के पास गया और सम्मान से बोला, डायरेक्टर बाइलू, आर्क की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हम ये कैंड फूड आपकी मुलाकात की भेंट के रूप में देना चाहते हैं। हाइव के लोग ये सब देखकर जल रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इस बार किसी ने भी विरोध करने की कोशिश नहीं की। बाइलू काउंटर के सामने खड़ी हो गई। हाइव का दुबला पतला आदमी भी चुपचाप उसके पीछे लाइन में लग गया। तुमने पूछा, क्या चाहिए? कंप्रेस्ड बिस्किट, पानी और इंस्टेंट नूडल्स। उसके बोलते ही 2 बक्से खोले गए। उनमें 50 सोने की ईंटें और 20 क्रिस्टल कोर रखे थे। सौदा पूरा होने के बाद भी वो तुरंत नहीं गया। बॉस, क्या यहाँ एडवांस ऑर्डर भी लिया जाता है? हाँ। तुम्हें कौन से एंटीबायोटिक्स चाहिए? जितनी ज्यादा सर्दी जुकाम की दवाइयाँ मिल सके उतना अच्छा। वापस जाकर लिस्ट बनाओ, फिर एडवांस लेकर आना। अगली बार मैं खुद सामान तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। इसके बाद बी हाइव का शुएशु आगे आया। बाइलू की तरह उसने भी दवाइयों के साथ सिगरेट और शराब का ऑर्डर दिया। उनका सौदा खत्म होने के बाद कुछ लोग छोटे मोटे सामान लेकर आने लगे। कुछ के पास सोने के गहने थे तो कुछ लो ग्रेड क्रिस्टल कोर लाए थे। लेकिन तभी किसी ने एक बिल्कुल नई चीज निकालकर सामने रखी। वो एक कार बैटरी थी। इस दुनिया की बैटरियों की ऊर्जा घनत्व और लाइफ साइकिल तुम्हारी दुनिया की बैटरियों से लगभग दुगनी उन्नत थी। उसी पल तुम्हें एहसास हुआ, अब तक तुम इस दुनिया को सिर्फ क्रिस्टल कोर और सोने का एटीएम समझते रहे थे, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि आपदा आने से पहले इस दुनिया की अपनी टेक्नोलॉजी भी थी। तुम मुड़े और 2 ब्रेड, पानी की एक बोतल और 2 हैम सॉसेज निकालकर उसके सामने रख दिए। आसपास खड़े सारे सर्वाइवर दंग रह गए। इतना ज्यादा? तुमने शांत स्वर में कहा, अब से मैं इस तरह की बैटरियां भी लूंगा। भीड़ के पीछे कुछ अकेले घूमने वाले लोग चुपचाप उसे घेरने लगे। उसने भारी खाना अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये खाना उम्मीद नहीं था, ये तो मौत का बुलावा था। तभी तुमने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इससे कुछ पूछना है। जो भी इसके खिलाफ कदम उठाएगा उसके सिर के बदले कुछ और कैंड फूड देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही वो अकेले घूमने वाले लोग तुरंत जम गए। आखिर बैटल एक्स का थर्ड बॉस अभी ज्यादा दूर नहीं पड़ा था। तुमने उस आदमी से पूछा, नाम क्या है? जाओ युआन। ये बैटरी कहाँ से मिली? स्काईवॉल्ट टेक्नोलॉजी पार्क। मैं पहले स्काईवॉल्ट टेक्नोलॉजी में बैटरी इंजीनियर था। थॉर 7 हमारी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। जब आपदा शुरू हुई तब हम एक बड़े ऑर्डर की बैटरियां तैयार कर चुके थे। कंपनी के वेयरहाउस में अभी भी हजारों तैयार बैटरियां पड़ी हैं, लेकिन पार्क के हजारों कर्मचारी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तुमने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम इस सोने से अपनी दुनिया में प्रोडक्शन लाइन दोबारा खड़ी कर पाते तो थॉर 7 की क्षमता पूरी दुनिया में ऊर्जा क्रांति ला सकती थी। तुमने पूछा, अगर फैक्ट्री नष्ट हो चुकी हो तो क्या तुम इस बैटरी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डेटा निकाल सकते हो? सभी रॉ मटेरियल, फॉर्मूले और प्रोसेस समेत। जाओ युआन ने तुरंत जवाब दिया, पार्क के सर्वर में सारी फाइलें मौजूद हैं। अगर सर्वर मिल जाए तो मैं सारा डेटा निकाल सकता हूँ। उसे देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। ये आदमी कोई मामूली इंजीनियर नहीं था, ये तो चलता फिरता खजाना था। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्थानीय ताकतवर गुटों की मदद चाहिए होती। ये सोचकर तुमने जाओ युआन की तरफ देखा। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा काम होगा मेरे पास आने वाली हर टेक्नोलॉजी को पहचानना और उसकी कीमत आंकना। बदले में मैं तुम्हें खाना और पानी दूंगा। जाओ युआन के दिल में बेकाबू खुशी की लहर दौड़ गई। एक रात में आसमान छू लेना किसे कहते हैं? यही होता है एक ही रात में किस्मत पलटना। लेकिन कुछ सर्वाइवरों ने भी जल्दी ही बात समझ ली। अगर जाओ युआन सिर्फ एक बैटरी के दम पर अपनी जिंदगी बदल सकता है तो वो क्यों नहीं? कुछ ही देर में सर्वाइवरों के बीच एक तरह की गोल्ड रश शुरू हो गई। कोई सेना के ड्रोन का टूटा हुआ मदरबोर्ड लेकर आया, कोई बायोलॉजिकल सैंपल रखने वाला सील रेफ्रिजरेटेड बॉक्स, यहाँ तक कि किसी ने आधी जली हुई एकेडमिक जर्नल भी निकाल कर रख दी। तुमने किसी चीज को ठुकराया नहीं। हर सामान की कीमत आंकने का काम तुमने जाओ युआन को सौंप दिया। ये टेक्नोलॉजी की दौड़ काफी देर तक चलती रही। तभी अचानक 2 तेज हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। फिर एक भारी इंजन की स्थिर गड़गड़ाहट सुनाई दी। बाइलू और पतला आदमी जिसका सरनेम शुए था लगभग एक साथ अपनी गाड़ियों से उतरे। उनके सामने सोने और क्रिस्टल कोर से भरे कई बक्से रखे थे। ये हमारे
तुम्हारे आर्काइव की एडवांस पेमेंट है, तुमने शांत स्वर में कहा। एडवांस मिल गया, अगली डील तक तुम्हारा सामान तैयार रहेगा। बाइलू और श्वे दोनों ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। उनका रवैया बेहद विनम्र था। सौदा पूरा हो जाने के बाद भी उनमें से कोई जाने को तैयार नहीं था। उनकी निगाहें लगातार जाओ युआन और जमीन पर पड़े कबाड़ के ढेर पर टिकी थीं। तुम्हारी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। नॉर्दर्न रूइंस में एक स्काईडोम टेक्नोलॉजी पार्क है। वहां हजारों तैयार थॉर 7 बैटरियां मौजूद हैं, लेकिन उस जगह पर 5000 से ज्यादा ज़ॉम्बी जमा है। इतनी संख्या किसी भी चीज को निगल सकती है। बाइलू धीरे से बोली, बॉस, आपका मतलब? तुम हल्का सा मुस्कुराए। मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका दे रहा हूँ। पैसा मैं दूंगा और लोग तुम दोगे। मेरे लिए उस टेक पार्क को साफ करो और अंदर मौजूद सर्वर मेन फ्रेम बिना नुकसान पहुंचाए वापस लाओ। बाइलू और हुआंग फैंग दोनों के दिमाग तेजी से चलने लगे। खतरा बेहद बड़ा था, लेकिन फायदा भी उतना ही विशाल हो सकता था। सबसे अहम बात, ये उस रहस्यमयी दुकानदार से गहरे रिश्ते बनाने का मौका था। हाइव इस मिशन में शामिल होगा। हमारी हाइव रिपर स्क्वाड पूरे रूइंस में सबसे ताकतवर सोलो असॉल्ट टीम है। हम गारंटी देते हैं कि मिशन पूरा होगा। हुआंग फैंग तुरंत बोला, इतना मत उछलो। आर्क के पास पूरे रूइंस की सबसे बेहतरीन टेक्निकल टीम है। हैकिंग, डिसमेंटलिंग, ट्रांसपोर्ट, सिर्फ हम ही इस मिशन को बिना गलती के पूरा कर सकते हैं। स्काईडोम टेक पार्क का मिशन हमारा होगा। तभी स्कॉर्पियन आगे आया। रॉक भी इसमें शामिल है। हमारे पास सबसे ज्यादा जागृत योद्धा है। हम सर्वर को सही सलामत वापस लाने की गारंटी देते हैं। हुआंग फैंग हंस पड़ा। क्या मजाक है, 5000 ज़ॉम्बी है वहां। जब रॉक के जागृत लोग अपनी सारी ताकत खत्म कर देंगे, तब आखिर कितने ज़ॉम्बी मार पाओगे? वहां जाना सीधा आत्महत्या है। स्कॉर्पियन की आंखें ठंडी हो गई। ये काम सिर्फ ताकत से पूरा नहीं होगा। तुम्हारे टेक्निकल लोगों के बिना तुम लोग टेक पार्क के मुख्य गेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तभी लाइट हाउस की तरफ से आवाज आई। तियानकोंग टेक का चीफ पावर इंजीनियर वांग चोंगमिंग हमारे लाइट हाउस के साथ है। उस जगह को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके इतना कहते ही बायलू, हुआंग फैंग और स्कॉर्पियन के चेहरे बुरी तरह बदल गए। तो लाइट हाउस के पास ऐसा तुरुप का इक्का छुपा हुआ था। तुमने ठंडी आवाज में सबको रोक दिया। बस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्क है, रॉक है या कोई और। मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। अगर सर्वर को कुछ हुआ या मुझे वो चीज नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ, तो तुम में से कोई भी मुझसे दोबारा व्यापार करने की उम्मीद मत करना। एक दाने चावल तक नहीं। तुम्हारी बात खत्म होते ही चारों पक्षों के प्रतिनिधियों के चेहरे पीले पड़ गए। तुम्हारे शब्द बेहद सीधे थे और बिल्कुल भी रहम वाले नहीं थे। सबसे पहले रॉक ने सहयोग के लिए हामी भरी। जैसे ही पहला गुट तैयार हुआ, बाकी तीनों ने भी तुरंत हामी भर दी। रूइंस के 4 सबसे ताकतवर गुटों ने पहली बार एक ऐतिहासिक गठबंधन बनाया। करीब 100 जागृत योद्धाओं और कई सौ एलीट सैनिकों की एक खतरनाक सेना तैयार हो गई। तुमने जो युवान की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। इसे बिना एक खरोच के वापस लेकर आना। चिंता मत कीजिए बॉस, हम मिस्टर जो युवान की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। तभी किसी ने एक और खतरे की बात उठाई। इस मिशन में एक और जोखिम है, वॉर प्रिजनर्स। उनका 3rd कमांडर यही मारा गया था। लईबाओ ऐसा आदमी है जो हमेशा बदला लेता है। वो इस बात को कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वॉर प्रिजनर्स उतने ताकतवर ना हो, लेकिन अगर उन्होंने मुसीबत खड़ी करने की ठान ली, तो हजारों ज़ॉम्बियों के बीच लड़ाई के दौरान एक छोटी सी गड़बड़ी भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। सभी की निगाहें फिर से तुम्हारी तरफ मुड़ गईं। तुमने बिना भाव बदले कहा, एक वॉर प्रिजनर, उसके बदले 10 केस कैंड बीफ। अगर कोई छोटा लीडर हुआ तो 100 केस। और जहां तक उनके बॉस लेईबाओ की बात है, उसके बदले में 1000 केस कैंड फूड दूंगा। तुम लोग हो या र्यूइंस का कोई आवारा, जो भी उसका सिर मेरे पास लाएगा, उसे ये इनाम मिलेगा। चारों गुटों के लोग एक साथ सहर उठे। बाइलू ने जिस खतरे की बात की थी, तुम्हारे लिए वो खतरा था ही नहीं। पूरा चौक फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। अब चारों गुटों के प्रतिनिधि तुम्हारे खिलाफ जरा सा भी गलत इरादा रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आज वॉर प्रिजनर्स निशाना बने थे, कल उनमें से कोई भी हो सकता था। एक बार इनाम घोषित हो जाए तो फिर मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बाइलू, हुआंग फैंग, स्कॉर्पियन और प्रोफेसर जी, ये चारों लोग जिनके एक कदम से पूरा र्यूइंस हिल सकता था, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तेजी से काम बांटे और फिर अपने अपने लोगों के साथ गाड़ियों में बैठकर निकल गए। जाने से पहले बाइलू खास तौर पर झो युआन के पास गई। मिस्टर झो युआन, कृपया हमारे साथ आइए। रास्ते में हमें टेक पार्क के बारे में और जानकारी चाहिए होगी। झो युआन ने अनजाने में कन्वीनियंस स्टोर की तरफ देखा। तुम्हारे हल्के से सिर हिलाने के बाद ही वो आर्क के लोगों के साथ गाड़ी में बैठा। दरवाजा बंद करने के बाद तुम तुरंत अपनी दुनिया में वापस नहीं गए। एक विचार आते ही तुमने आज के सारे सौदों से मिला धन बाहर निकाल लिया। बिना जरा भी हिचकिचाहट के तुमने नोटों की एक मुट्ठी उठाई और सीधे मुंह में ठूस ली। वही जानी पहचानी दर्द की लहर फिर से पूरे शरीर में दौड़ गई। आखिरी ऊर्जा के पूरी तरह अवशोषित होने का इंतजार करने के बाद तुमने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जागृत मानव शाओगुओ, जागृत क्षमता 1,
डायमेंशनल स्टोरेज, वर्तमान क्षमता 3000 घन मीटर, जागृत क्षमता 2, टेलीकाइनेसिस 200 किलो तक के वस्तुओं को दूर से नियंत्रित कर सकता है, साथ ही वस्तुओं को नया आकार देने और उन्हें तेज गति देने में सक्षम। अब ये सिर्फ साधारण दूर से चीजें खींचने वाली शक्ति नहीं रही थी। तुम्हारी नजर कमरे के कोने में रखी धातु की शेल्फ पर पड़ी। इस बार तुमने ना हाथ बढ़ाया ना पकड़ने की कोई हरकत की, सिर्फ एक नजर डालते ही वो भारी धातु की शेल्फ पल भर में सिकुड़कर बेहद घनी धातु की गेंद बन गई। डायमेंशनल यात्रा शुरू होने में अभी 12 मिनट बाकी थे। अब लौटने का समय आ चुका था। थॉर नंबर 7 बैटरी का प्रकट होना ऐसा था जैसे तुम्हारे दिल में महत्वाकांक्षा नाम का एक पूरा जंगल उगाया हो। अब तुम सिर्फ दुनियाओं के बीच सामान पहुंचाने वाले साधारण बिचौलिए बनकर संतुष्ट नहीं थे। इस सुरक्षित और आधुनिक दुनिया में तुम अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने वाले थे। सैकड़ों टन सोने को जितनी जल्दी हो सके कार्यशील पूंजी में बदलना जरूरी था, लेकिन इतना सारा सोना सामान्य रास्तों से बेचना नामुमकिन था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक नाम उभरा, भाई ब्याओ। वो सूदखोर गुंडा शहर के काले बाजार से जरूर जुड़ा हुआ होगा। अभी के लिए उसी से संपर्क बनवाना सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका था। जैसे ही पैसा हाथ में आता तुम पागलों की तरह सामान जमा करना शुरू कर देते और पूरे 3000 घन मीटर वाले गोदाम और कन्वीनियंस स्टोर को भर देते। उसके बाद तुम एक टेक कंपनी रजिस्टर करते और स्काईडोम टेक पार्क से मिलने वाले तकनीकी डेटा के लिए शुरुआती ढांचा तैयार करते। तुम्हारे विचार बिल्कुल साफ थे। हर कदम उस विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। उसी समय डायमेंशनल यात्रा तैयार हो गई। एक विचार के साथ वही परिचित भारहीनता तुम्हारे पूरे शरीर को फिर से घेरने लगी। डायमेंशनल यात्रा पूर्ण। वर्तमान दुनिया पृथ्वी। अगली यात्रा तक कूल डाउन 11 घंटे। खिड़की के बाहर शहर की नियॉन लाइटें और व्यस्त ट्रैफिक दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड पहले देखे गए शांत खंडहरों की तुलना में ये किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा था। उस तीखे अंतर ने तुम्हें और भी यकीन दिला दिया कि तुम्हें इस शक्ति को हर हाल में अपने हाथों में मजबूती से पकड़े रखना होगा। ब्लू स्टार पर लौटने के बाद तुम तुरंत कन्वीनियंस स्टोर से बाहर नहीं निकले। उसकी बजाय तुम बिस्तर पर लेट गए। मानसिक शक्ति बढ़ने की वजह से अब तुम्हें बहुत कम नींद की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कुछ घंटे आराम करने से शरीर फिर से सर्वोत्तम हालत में लौट आता। जब तुम दोबारा जागे तब सुबह के 11 बज चुके थे। जल्दी से लंच करने के बाद तुमने भाई बियाओ को फोन लगाया। हेलो, कौन? शाओ गुओ। भाई गुओ, क्या काम है? मेरे पास सामान की एक खेप है जिसे बेचना है। भाई गुओ, पूछने के लिए माफ करना, लेकिन माल साफ है ना? थोड़ा रिस्क है लेकिन ज्यादा नहीं। पिछली बार वाले उसी सीमेंट फैक्ट्री में आओ। अकेले? जी, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जल्द ही दोपहर के 3 बज गए। वही पुरानी सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन इस बार सोफे पर बैठे तुम थे। भाई बियाओ तय समय पर पहुंच गया। तुम्हारे सामने वो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। भाई गुओ, यही वो माल है जिसे आप निकलवाना चाहते हैं? तुमने बोरे में से एक सोने की ईंट निकाली। भाई बियाओ की आंखें हल्की सिकुड़ गई। 500 ग्राम की सोने की ईंट की कीमत जरूर थी, लेकिन शहर की कोई भी बड़ी गोल्ड शॉप उसे संभाल सकती थी। लेकिन तभी तुमने बोरे का मुंह पूरा खोल दिया। अंदर सोने की ईंटें ठसाठस भरी हुई थीं। भाई बियाओ वहीं जड़ हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह शून्य पड़ गया। ये सिर्फ एक ईंट नहीं थी, पूरा ढेर था। कुल 20 ईंटें, हर एक का वजन 500 ग्राम। भाई बियाओ का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। 20 ईंटें, हर एक 500 ग्राम, मतलब पूरे 10 किलो सोना। क्या तुम लोगों ने किसी गोल्ड वॉल्ट को लूटा है या सीधे एक आर्मर्ड ट्रक पर हाथ साफ किया है? फिर उसे फोन पर कही तुम्हारी बात याद आई। ज्यादा रिस्क नहीं है, इसे तुम कम रिस्क कहते हो। जो भी इस माल को हाथ लगाएगा उसके लिए तो ये सीधे फांसी के तख्ते का टिकट है। इतना बड़ा मामला वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। गुओ, ब्रदर गुओ, आप मुझे मरवा कर छोड़ेंगे तो बता, संभाल सकता है या नहीं? ब्रदर ब्याओ चुप हो गया। असल में वो कहना चाहता था कि वो ये माल लेने की हिम्मत नहीं रखता, कि वो इस लायक नहीं है। वो तुम्हारी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि तुम बेहद खतरनाक इंसान हो। इतना सा सोना भी नहीं संभाल सकता और खुद को सूदखोर कहता है। इतनी छोटी चीज भी हैंडल नहीं कर सकता। मास्टर गुओ, इतना बड़ा मामला मैं सच में इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आराम से, ये सोना साफ है, किसी केस से जुड़ा नहीं है। बस मुझे खुद इन्हें एक एक करके बेचने का झंझट नहीं चाहिए। समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मास्टर गुओ, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? सड़क वाले लोगों से पूछताछ कर लूं? तुमने हाथ हिलाकर इजाजत दे दी। ब्रदर ब्याओ को लेगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वो कॉल करने के लिए अलग तक नहीं गया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो बियाओ जी, क्या हुआ? हाल ही में सोने को लेकर कोई मामला हुआ है क्या? दूसरी तरफ वाला थोड़ा उलझन में लग रहा था, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब, कौन सा मामला होगा? अब हर सड़क पर कैमरे लगे हैं, कौन पागल ऐसी हरकत करेगा? क्या तू अमीर हो गया बच्चे? सोना खरीदने का सोच रहा है क्या? जवाब सुनते ही ब्रदर बियाओ पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उसने कॉल काट दी और तुम्हें देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। मास्टर गुओ, इतना माल मैं अकेला नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो संभाल सकता है। तुमने फिर से हाथ हिलाया। ब्रदर बियाओ ने कांपते हुए दूसरा नंबर मिलाया। क्या बात है? सिस्टर सू, मैं बियाओ जी बोल रहा हूँ। यहाँ एक बड़ा
बड़ा आदमी है जिसके पास सोने का बड़ा माल है, वो बेचना चाहता है और मात्रा बहुत ज्यादा है, करीब 10 किलो। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आधे घंटे बाद जवाब आया, पुरानी जगह पर आओ, माल मैं खुद चेक करूंगी। तुम एक प्राइवेट क्लब पहुंचे। सिस्टर सू चिपाओ पहने हुए एक औरत, उसने बैठने का इशारा किया। तुमने भी कोई औपचारिकता नहीं दिखाई, आराम से जाकर सीट पर बैठ गए। फिर तुमने बोरा उठाकर सीधे मेज पर फेंक दिया। सिस्टर सू नाम की वो औरत चाय डालना बंद नहीं कर रही। तुम्हारे सामने कप सरकाने के बाद ही उसने धीरे से कहा, मेरे दोस्त, आपको किस नाम से पुकारूं? मिस्टर गुओ, क्या मैं माल देख सकती हूँ? तुमने सिर हिलाया। बैग खुलते ही 10 गोल्ड बार चुपचाप अंदर पड़े दिखाई दी। सिस्टर सू ने बेहद माहिर अंदाज में गोल्ड बार उठाए। काफी देर तक जांचने के बाद वो धीरे से बुदबुदाई, 999 शुद्ध सोना और पूरा वजन भी सही है, स्टैंडर्ड बड़े गोल्ड बार। तभी उसने सिर उठाकर मिस्टर गुओ की तरफ देखा। इतनी बड़ी खेप आई कहां से है? तुमने चाय का कप उठाया और हल्का सा घूंट लिया। मिस्टर गुओ, बात भरोसे की नहीं है, लेकिन इस धंधे के अपने नियम होते हैं। 10 किलो कोई छोटी मात्रा नहीं है, मुझे साफ जवाब चाहिए। ये कहते हुए वो लगातार तुम्हारे चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने सिर्फ बियाओगे की तरफ इशारा किया। बियाओगे तुरंत इशारा समझ गए और जल्दी से बाहर निकल गए। तभी तुमने बैग से एक गोल्ड बार निकाला। सिस्टर सू की निगाहों के सामने तुमने उस पर हल्का सा दबाव डाला। वो गोल्ड बार तुम्हारे हाथों में मिट्टी की तरह मुड़ गया। जिस इंसान में इतनी ताकत हो, उसे गंदे सोने के धंधे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सिस्टर सू ने गहरी सांस ली और अपनी कीमत बताई, 710 रुपए प्रति ग्राम। 10 किलो के हिसाब से कुल 70 लाख। तुमने ना हाँ कहा ना। तुम सबसे ज्यादा कितना माल निकाल सकती हो? सिस्टर सू के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक उभरी। तुम उसकी पूरी नेटवर्क की सीमा परख रहे थे। मिस्टर गुओ, अगर माल हमेशा इतना साफ रहा तो मैं आपके लिए हर महीने 50 किलो तक निकाल सकती हूँ। तो महीने के सिर्फ 3.5 करोड़ बहुत कम है। तुमने धीरे से एक उंगली उठाई। 1000 किलो, 1 टन। अब सिस्टर सू पूरी तरह अपना संतुलन खो बैठी। मिस्टर गुओ, क्या आप मजाक कर रहे हैं?